उसने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि उसने नई कार खरीदी थी। इस खुशी में वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, पर उनकी कार का अपघात हुआ और सिर्फ वो अकेला उस अपघात में जिंदा बचा था। इसके बाद जोई ने अमेंडा और डैनी की रिपोर्ट भी देखी। उनकी रिपोर्ट से भी यही पता चला कि वे दोनों भी बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह सोल सर्वाइवर थे, यानी किसी दर्दनाक हादसे में सिर्फ वे अकेले ही जिंदा बच पाए थे। यानी उनकी मौत तो आई थी, लेकिन उनके नसीब ने उन्हें बचा लिया था। जोई ने इस बात से अंदाजा लगाया कि शायद वे नसीब वाले हैं, इसीलिए उन्हें ये गेम खेलने के लिए पिक किया गया। गेम मैनेजर देखना चाह रहा होगा कि इन नसीब वालों में किसका नसीब ज्यादा बलवान है। गेम मैनेजर को उनकी जिंदगी की छोटी से छोटी बात पता थी। तभी वहां रखी टीवी शुरू हुई और उसमें 5 मिनट का टाइमर शुरू हुआ। इसके बाद सभी ने क्लूज ढूंढना शुरू किया। माइक को कुछ एक्सरेज की रिपोर्ट मिली। जब उन्होंने जाकर उन रिपोर्ट्स को लाइट के सामने लगाया, तब पता चला कि उन रिपोर्ट्स में हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करके कुछ बताया गया था, मानो कोई कोड लैंग्वेज हो। पर तभी बेन ने सबको बताया कि ये कोई कोड लैंग्वेज नहीं, बल्कि गूंगे बहरों की साइन लैंग्वेज है। दरअसल बेन का कजन गूंगा बहरा था, इस वजह से उसे ये लैंग्वेज आती थी। बेन ने सबको बताया कि एक्सरेज में दिखाए गए साइंस का मतलब EKG है। इसके बाद बेन, जेसन और माइक EKG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन ढूंढने में लग गए। पर तभी जोई ने ये गेम खेलने से इनकार कर दिया। जोई का कहना था कि जब तक वे लोग गेम में बताए नियमों के हिसाब से खेलेंगे, तब तक वे कभी इस गेम को पार नहीं कर पाएंगे। उन्हें कुछ अलग सोचना होगा। हालांकि बेन, जेसन और माइक ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। बेन ने जोई को याद दिलाया कि वहां लगे कैमरे से गेम मैनेजर उनकी हर चाल को देख सकता था, पर जोई अपनी बात पर अड़िग रही और उसने रूम के सारे CCTV कैमरों को फोड़ना शुरू कर दिया। तभी जेसन की नजर वहां रखे एक जहरीली गैस के सिलेंडर पर पड़ी। उसे समझते देर नहीं लगी कि टाइम खत्म होते ही गेम मैनेजर इस जहरीली गैस को रूम में छोड़ देगा। खुशकिस्मती से उसे अगले ही पल EKG मशीन भी मिल गई। जेसन ने अंदाजा लगाया कि जरूर सही हार्ट रेट मिलने पर वो दरवाजा खुलता होगा, इसलिए उसने बेन को EKG मशीन के साथ जोड़ा। हालांकि उसकी ये कोशिश नाकाम रही। इसके बाद जेसन ने EKG मशीन माइक के शरीर से जोड़ी, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। तब जेसन के दिमाग में एक बात आई। उसने हार्ट रेट बढ़ाकर देखने की सोची। हालांकि इसके लिए शरीर को इलेक्ट्रिक शॉक देने की जरूरत थी। माइक इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने जेसन के इस बेहुदा सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि जेसन ने उसे उसके भाई का नाम लेकर इस तरह बातों में उलझाया कि माइक अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गया। इसके बाद जेसन ने माइक को एक के बाद एक 2 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए। इस वजह से माइक के दिल की धड़कनें बढ़ी तो सही, लेकिन उसकी ये तरकीब भी बेअसर रही। पर जेसन के इस बेहुदा सुझाव की कीमत माइक को अपनी जान गंवाकर देनी पड़ी। इसी बीच 5 मिनट का टाइम भी खत्म हो गया और जहरीली गैस कमरे में तेजी से फैलने लगी। तब जेसन के दिमाग में हार्ट रेट स्लो करने का सुझाव आया। उसने EKG मशीन को अपनी छाती से लगाया और मेडिटेशन करने लगा। उसकी ये तरकीब काम कर गई और अपने आप एक दरवाजा खुला। वहीं दूसरी ओर जोई ने कमरे के लगभग सारे CCTV कैमरों को नष्ट कर दिया था, पर अभी भी एक कैमरा बचा हुआ था। बेन ने उसे जल्दी से अगले कमरे में चलने के लिए कहा, पर जोई ने अगले कमरे में जाने से इनकार करते हुए आखिरी कैमरा भी नष्ट कर दिया। जोई को अपने साथ ना आता देख जेसन और बेन उस दरवाजे के अंदर चले गए, पर जोई की हालत बिगड़ने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। आखिरकार जोई भी अमेंडा, डैनी और माइक की तरह इस खूनी गेम का शिकार हो चुकी थी। वहीं अगले रूम में बेन और जेसन के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि वे लोग जोई को बचा सकते थे। बेन जेसन पर माइक और जोई की मौत की वजह से चिल्लाए जा रहा था, जबकि जेसन को उनकी मौत का कोई अफसोस नहीं था। उसने अपना पक्ष लेते हुए कहा कि जोई ने खुद अपनी मौत चुनी थी। दोनों के बीच की बहस बढ़ने लगी। बेन ने उस पर एक और इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब जेसन और उसका दोस्त बीच समंदर में फंसे हुए थे, तब जरूर उसी ने अपने दोस्त को मारा होगा और खुद को बचाने के लिए इल्जाम अपने दोस्त पर लगा दिया। ये बात सच भी थी। पता चलता है कि उस दिन एक ही जैकेट होने की वजह से जेसन ने ही अपने दोस्त की हत्या की थी और हाइपोथर्मिया रोग उसके दोस्त को नहीं बल्कि उसे ही हुआ था। बेन और जेसन के बीच हाथापाई भी होने लगी थी, पर वक्त कम होने की वजह से दोनों फिर से क्लू ढूंढने में लग गए। तभी उन्हें वहां पर एक हैंडल दिखा।
जब दोनों ने मिलकर उसे घुमाया तब एक दरवाजा खुला, पर उस हैंडल पर कोई नशीली दवा लगी हुई थी जिसे छूने भर से उन दोनों को उस कमरे की चीजें हिलती हुई दिख रही थी। यहाँ तक कि उन्हें एक दूसरे का शरीर किसी मेटल की तरह गलते हुए दिख रहा था। तब उनकी नजर उस दरवाजे पर लिखे अक्षरों पर गई। वहां लिखा था कि आप चाहो तो इस दरवाजे से अगले कमरे में जा सकते हो, पर बेहतर होगा इस कमरे से बाहर जाने से पहले आप इस नशीली दवा की एंटीडोट ढूंढ लो। बेन तो लगभग हिम्मत हार चुका था, पर जेसन को हारना पसंद नहीं था। बेन हार मानकर कुर्सी पर बैठ गया, पर जेसन ने एंटीडोट ढूंढने का काम जारी रखा। तभी बेन को उसके सामने रखी टीवी पर सारी चीजें क्लियर दिख रही थी। उसने देखा कि उसके ठीक पीछे एक ड्रॉर है। बेन गिरते पड़ते उस ड्रॉर तक पहुंचा और उसे खोला। उसके अंदर एक इंजेक्शन रखी हुई थी। साथ ही उस ड्रॉर में लिखा था कि ये इंजेक्शन सिर्फ एक ही आदमी के लिए है। तभी जेसन ने बेन के हाथ से इंजेक्शन छीनने के लिए उस पर हमला बोल दिया। दोनों में घमासान लड़ाई हुई, पर आखिरकार बेन जेसन को घायल करने में कामयाब रहा। बेन ने उस इंजेक्शन को अपने पैर में घुसा दिया। कुछ ही पलों में वो नॉर्मल हो गया। तभी उसकी नजर जेसन पर गई। जेसन काफी बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके चलते वहीं पर उसकी मौत हो गई। बेन भी बुरी तरह से घायल था। वो रेंगता हुआ उस दरवाजे तक गया और उसने उस छोटे से दरवाजे से छलांग लगा दी और वो सीधे एक कमरे में आ गिरा। ये वही कमरा था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसी के साथ ये मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां हमने देखा था कि बेन ने एक दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश की थी, जिस वजह से उस कमरे की दीवार बेन की तरफ बढ़ने लगी थी और अंत में बेन उसमें फंसकर रह गया था। पर तभी बेन को एक फायर प्लेस दिखाई दिया और खुशकिस्मती से उसे एक ढाल भी मिल गई। बेन ने उस ढाल को आग की तरफ किया और उस फायर प्लेस में घुस गया। जल्द ही दोनों दीवारें एक दूसरे से टकराई, पर एक दीवार लकड़ी की होने की वजह से वो जल्दी ही टूट गई और बेन फायर प्लेस से बाहर निकल आया। इसके बाद बेन तुरंत उस कमरे से बाहर निकल आया। उस कमरे के बाहर भी एक कमरा था। इस कमरे में एक स्क्रीन लगी हुई थी, जिस पर इस गेम में जितने भी कंटेस्टेंट्स थे उनकी फोटोज लगी हुई थी, और बेन को छोड़कर बाकी सभी कंटेस्टेंट्स के फोटो पर रेड क्रॉस बना हुआ था। ये रेड क्रॉस दर्शा रहा था कि वे लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ दो लोग मास्क पहनकर जोई की लाश जिस कमरे में थी उस कमरे में गए। ये लोग जोई की लाश को ठिकाने लगाने वहां आए थे। उन्हें वहां एक ऑक्सीजन मास्क दिखा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जोई उठ खड़ी हुई और उसने उन दोनों को मारकर बेहोश कर दिया। दूसरी ओर बेन उस कमरे को देख ही रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास आया। उसने पहले बेन को गेम जीतने की बधाई दी और उसे बैठने के लिए कहा। उस आदमी ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो इस गेम का गेम मास्टर है। उसी ने इस गेम को डिजाइन किया था। इस गेम को देखने वाले दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक हैं। उसने आगे कहा कि कुछ सदियों पहले राजा महाराजाओं को ग्लैडिएटर जैसे गेम्स देखने का शौक था, पर वक्त के साथ साथ दुनिया सॉफ्ट होती गई और अब ऐसे गेम्स पर बैन लगा हुआ है। पर आज भी ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे हैवानियत भरे खेल देखना पसंद करते हैं। उन्हीं पावरफुल लोगों के लिए एस्केप रूम ये गेम बनाया गया है। बेन को लग रहा था कि गेम जीतने के बाद अब गेम मास्टर उसे आजाद कर देगा, पर गेम मास्टर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पहले गेम मास्टर ने बेन को एक सिगरेट दी और उसे ऐसे दिखाया जैसे सब कुछ ठीक है। जब बेन का ध्यान नहीं था तब अचानक उसने बेन के गले को रस्सी से घोंटना शुरू कर दिया। बेन मरने ही वाला था कि तभी जोई बंदूक लेकर वहां आ पहुंची। उसने बंदूक से गेम मास्टर को घायल कर दिया। जोई के गेम मास्टर को घायल करते ही अचानक सीसीटीवी कैमरा उनकी तरफ घूमा और स्क्रीन पर कंटेस्टेंट्स में एक और चेहरा जुड़ गया। वो चेहरा खुद गेम मास्टर का था। तभी गेम मास्टर कहीं छुप गया। जब जोई बेन को देखने गई तब अचानक गेम मास्टर ने जोई पर हमला बोल दिया। गेम मास्टर ने उसकी बंदूक छीनी और अब बाजी एक बार फिर से गेम मास्टर जीत चुका था। पर तभी बेन ने एक कांच की बोतल उसके सिर पर दे मारी और इससे पहले कि गेम मास्टर फिर से उठ खड़ा होता, बेन ने उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। इसके बाद जोई ने घायल बेन को हॉस्पिटल में एडमिट किया। एक दिन बाद डॉक्टर ने जोई को बताया कि अब बेन की हालत में सुधार है। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आया और जोई को लेकर एस्केप रूम वाली बिल्डिंग पर गया। पर वहां पहुंचने के बाद उस रूम का पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। जहां पहले वेटिंग रूम था वो कमरा एक खंडहर की तरह दिख रहा था।
जोई ने ऑफिसर को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वहां जोई की बताई हुई कोई चीज ना होने की वजह से वे लोग जोई की बातों का यकीन